नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल स्टडी वाइब्स पे। आज हम चर्चा करेंगे कंपनी रूल्स पे। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं 1773 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, 1853 के चार्टर एक्ट, 1854 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और 1857 के कंपनी और चार्टर एक्ट्स पे। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो किस प्रकार की कंपनी थी और उसका मेन पर्पस क्या था। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक प्रकार की निजी व्यापारिक कंपनी थी जो कि भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी। उन्होंने 1600 ईस्वी में शाही अधिकार पत्र के द्वारा व्यापार करने का अधिकार प्राप्त कर लिया था और जो महारानी एलिजाबेथ थी, इंग्लैंड की महारानी, उससे भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त कर ली थी और भारत में व्यापार करने लगे। वे आए तो व्यापार करने थे, पर धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पे अपना शासन शुरू कर दिया। कंपनी का भारत आगमन। तो 1608 में कंपनी मसालों के व्यापार करने के लिए सूरत आई थी, परंतु पुर्तगालियों के विरोध के कारण भारत में सहज व्यापार नहीं हो पाया, जिसके लिए अंग्रेजों को डच ईस्ट इंडिया कंपनी से सहायता और समर्थन मिली और कंपनी ने सूरत में व्यापार शुरू कर दिया। 1613 ईस्वी में उसे सूरत में व्यापार करने का एकाधिकार मिला और 1661 में ब्रिटेन के राजा चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से विवाह के दहेज में बम्बई का टापू मिल गया। चार्ल्स ने 1668 में इसको केवल 10 पाउंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया, जिससे कंपनी के लिए भारत के दरवाजे खुल गए। अब देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था, जो कि अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। मीर जाफर और राय दुर्लभ अपनी सेनाओं के साथ निष्क्रिय रहे, फलस्वरूप रॉबर्ट क्लाइव बिना युद्ध किए ही विजयी रहा, जिसके बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया और जो कि जो अंग्रेजी शासकों के अधीन था। तो प्लासी का जो युद्ध था वो 23 जून 1757 को लड़ा गया, जो कि अंग्रेज और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया और जो मीर जाफर थे वो अंग्रेजों के अधीन थे। कंपनी की सफलता। बक्सर का युद्ध, मतलब बक्सर का युद्ध जो था वो भी कंपनी के लिए बहुत लाभदायक था। 22 अक्टूबर 1764 को लड़े गए बक्सर के युद्ध में संयुक्त भारतीय सेना की पराजय हुई। 1765 ईस्वी में शुजाउद्दौला और शाह आलम ने कंपनी के गवर्नर क्लाइव के साथ संधि पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी के अधिकार प्रदान कर दिए गए, जिससे कंपनी को इन क्षेत्रों से राजस्व वसूली के लिए अधिकृत हो गई। अब बक्सर का जो युद्ध था वो 1764 में लड़ा गया और बक्सर के युद्ध की जो जीत हुई, बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, जिसके तहत जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए। अब देखते हैं कंपनी और उसके चार्टर एक्ट। तो सबसे पहले हम देखेंगे 1773 के चार्टर एक्ट को। तो चलिए देखते हैं 1773 का चार्टर एक्ट। तो 1773 के जो चार्टर एक्ट था उसमें जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसको पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी गई और ये जो अनुमति थी वो 20 वर्षों के लिए दी गई थी, जो कि 1793 में समाप्त हो गई। अब देखते हैं 1784 का पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो 1784 में पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया उसके तहत एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की थी। यह जो था वो पहला संवैधानिक दस्तावेज था जिसका शीर्षक भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र था। भारत में प्रशासन जो था उसको गवर्नर जनरल को दे दिया गया और जिसका काम था वो गवर्नर जनरल का काम था ईस्ट इंडिया कंपनी पर शासन करना। अब देखते हैं 1793 और 1813 का चार्टर एक्ट। तो 1793 में चार्टर एक्ट के नवीनीकरण के साथ ही न केवल कंपनी को भारत और चीन के साथ व्यापार करने की अनुमति दी गई, बल्कि कंपनी के आला अफसरों के जीवन यापन पर प्रबंध भारतीय खजाने से करने का निर्णय लिया गया। अब 1793 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत और चीन के साथ भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई और जो कंपनी के अफसर थे उनके जीवन यापन का प्रबंध भी भारतीय खजाने से शुरू कर दिया गया, मतलब लिया जाने लगा। अब 1793 का जो एक्ट आया था उसको 1833 में दोबारा नवीनीकरण किया गया
और नवीनीकरण करने के लिए ब्रिटिश संसद तक पहुंचा, तब इस एक्ट में केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के एकाधिकार को समाप्त करके संपूर्ण ब्रिटेन के लिए भारतीय दरवाजे खोल दिए गए। अभी तक क्या होता था, केवल ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार कर रही थी, लेकिन जो 1833 का जो एक्ट आया था, चार्टर एक्ट, उसके तहत संपूर्ण ब्रिटेन को भारत में व्यापार करने के लिए छूट दे दी गई और उन्होंने व्यापार में खूब लाभ कमाया। अब देखते हैं चार्टर एक्ट 1833 का। तो इस एक्ट के पूर्व अंग्रेज व्यापारियों और मिशनरियों को भारत आने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन 1833 के एक्ट के द्वारा लाइसेंस लेने का प्रतिबंध क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। जब तक चार्टर एक्ट नहीं आया था तब तक जो अंग्रेज व्यापारी थे उनको भारत में व्यापार करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ता था, लेकिन 1833 के जो चार्टर एक्ट आया तो उसके बाद लाइसेंस लेने पर का जो प्रतिबंध था उसको हटा दिया गया और अंग्रेज़ों को भारत के किसी भी भाग में बसने, वहाँ पे भूमि खरीदने और निवास स्थान बनाने का अधिकार दे दिया गया। अब देखते हैं 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस एक्ट के द्वारा भारतीय प्रदेशों तथा उनके राजस्व का प्रबंध कंपनी को सौंप दिया गया था, परंतु पहले की तरह उसमें कोई भी निश्चित अवधि नियत नहीं थी, मतलब उसकी कोई भी तय सीमा नहीं थी। केवल इतना कहा गया कि कंपनी का शासन भारत में तब तक चलता रहेगा जब तक कि ब्रिटिश संसद कोई अन्य व्यवस्था नहीं करती। अर्थात ब्रिटिश संसद को यह अधिकार प्राप्त हो गया था कि वह किसी भी समय भारतीय प्रदेशों का शासन अपने हाथ में ले सकती थी। 1853 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। तो जो ब्रिटिश संसद थी उन्होंने 1854 में भारत अधिनियम पास किया। इस एक्ट के द्वारा सपरिषद गवर्नर जनरल को ये शक्ति प्रदान की गई थी कि वह संचालक मंडल तथा जो विधानमंडल थे उनकी स्वीकृति से कंपनी के किसी भी क्षेत्र की व्यवस्था और नियंत्रण को अपने हाथ में ले सकता है और प्रशासन के संबंध में सब आवश्यक आदेश तथा निर्देश जारी कर सकता है। तो उपयुक्त उपबंधों के आधार पर असम, मध्य प्रदेश, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, बर्मा जो कि वर्तमान में म्यांमार है, बलूचिस्तान और दिल्ली में चीफ कमिश्नरों को नियुक्ति की गई थी। अब हम देखेंगे 1857 में जो सैनिक विद्रोह हुआ था जिसमें मंगल पांडे शहीद हुए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से व्यापारिक अधिकार और एकाधिपत्य पहले ही हस्तांतरित किया जा चुका था और कंपनी के शासनकाल में कई पूर्व विद्रोह हुए थे। तभी 1857 में भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। हालांकि जो 1857 का भारतीय सिपाही विद्रोह था उसको दबा दिया गया, लेकिन भारतीयों के कुछ वर्गों में विरोध और बगावत की आग भड़कती रही जो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए घातक सिद्ध हुई और 1858 में कंपनी को समाप्त कर दिया गया और भारत की प्रभु सत्ता जो थी वो ब्रिटेन के सम्राट ने स्वयं ग्रहण कर ली। 1857 का जो सैनिक झड़प था जिसमें मंगल पांडे शहीद हुए थे, तो ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया 1858 में और जो भारत की जो प्रभु सत्ता थी उसको ब्रिटेन के सम्राट ने स्वयं ग्रहण कर लिया। मतलब अब भारत का शासन सीधे ब्रिटेन की संसद से होने लगा। तो इस प्रकार से ये रहे कुछ कंपनी रूल्स। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाली हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।